लाल किले की पूरी कहानी, इसके जरिए हमारा मिशन ये समझना है कि दिल्ली के दिल में बसा ये लाल किला महज लाल बलुआ पत्थर का कोई ढांचा नहीं है। सही कहा। और मेरा मानना है कि इसे सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हाँ, हम कालक्रम के अनुसार समझेंगे कि कैसे एक भव्य किला और राजशाही का प्रतीक एक आधुनिक राष्ट्र की आजादी के सबसे बड़े मंच में तब्दील हो गया। तो अगर 1638 की बात करें, जब शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया, तब इस किले की नींव रखी गई थी और 1648 तक चले इस निर्माण को महज एक महल के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब ये सिर्फ राजा का घर नहीं। बिल्कुल नहीं। दीवाने आम या दीवाने खास सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं थी। दीवाने खास तो वो अति सुरक्षित इनर सर्कल था, जहां बंद दरवाजों के पीछे पूरे साम्राज्य का भविष्य तय होता था। मेरी समझ से ये कोई आम रिहायशी इलाका तो बिल्कुल नहीं था। अगर हम इसकी 2 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवारों को देखें तो ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अभेद्य, एक तरह से मिनी सिटी या किलेबंद शहर की तरह डिजाइन किया गया था, है ना? हाँ, एक किलेबंद शहर जहां शाही परिवार के साथ साथ हजारों सैनिक, बाजार और कारीगर एक पूरी दुनिया बसा कर रहते थे। अच्छा। इसी आत्मनिर्भरता ने इसे मुगल सत्ता का प्रतीक बनाया। मतलब अंदर छत्ता चौक जैसे बाजार थे जो किले की अपनी इकोनॉमी चलाते थे। ये सिर्फ पत्थरों का खेल नहीं था, बल्कि वास्तुकला के जरिए ताकत का खुला प्रदर्शन था। यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। वो क्या? अगर ये वास्तुकला इतनी अभेद्य थी और इसे एक किलेबंद शहर की तरह सुरक्षित बनाया गया था, तो 1739 में नादिर शाह ने इतनी आसानी से दिल्ली को कैसे लूट लिया? मतलब इन विशाल दीवारों में बाहरी हमलों को क्यों नहीं रोका? इसका जवाब दीवारें नहीं बल्कि राजनीति है। मैं ये कहूंगा कि जो ढांचा बाहर से मजबूत दिख रहा था ना, उसे अंदर की राजनीति ने खोखला कर दिया था। अच्छा, मतलब बाहरी हमलावर से ज्यादा अंदरूनी कमजोरी। हाँ, 18वीं सदी तक आते आते मुगल दरबार में सत्ता के लिए गुटबाजी, कमजोर उत्तराधिकार और आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था कि सेना को वेतन देना भी मुश्किल हो गया था। बाप रे। इसीलिए नादिर शाह को इन दीवारों को तोड़ने की भारी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बल्कि अंदर की चरमराती सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था ने एक तरह से खुद ही किले के दरवाजे खोल दिए। यानी जो सुरक्षा घेरा दुश्मनों को बाहर रखने के लिए बना था, वो अपनों की साजिशों और कमजोर फैसलों के सामने एकदम बेबस हो गया। और बाद में ब्रिटिश काल के दौरान भी तो यही हुआ ना? हाँ, जब उन्होंने इन ऐतिहासिक महलों में तोड़-फोड़ की और उन्हें बैरकों में तब्दील कर दिया। ब्रिटिश राज ने भी लाल किले के इस मनोवैज्ञानिक महत्व को बहुत अच्छी तरह समझा था कि उस पर कब्जा करने का मतलब क्या है। बिल्कुल, उन्होंने इसे अपने कब्जे में लेकर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व का स्पष्ट संदेश दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प वैचारिक बदलाव 1947 में आया। हाँ, 15 अगस्त 1947 जब भारत को आजादी मिली, प्रधानमंत्री के भाषण और तिरंगा फहराने के लिए इसी जगह को चुना गया था। पर यह सोचने वाली बात है कि एक नए और लोकतांत्रिक देश की शुरुआत के लिए किसी नए प्रतीक के बजाय एक मुगल कालीन और राजशाही प्रतीक को ही क्यों चुना गया? ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक और वैचारिक चाल थी। देखिए, एक ऐसा किला जो सदियों तक राजशाही ताकत और फिर औपनिवेशिक क्रूरता का प्रतीक रहा, उसे वापस छीनना? हाँ, उसे लोकतंत्र के लिए वापस छीनना एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। लाल किले से तिरंगा फहराने का सीधा मतलब था कि सत्ता अब किसी राजा या विदेशी हुकूमत की नहीं है, बल्कि भारत की जनता की है। एकदम सही। ये वाकई एक बेहद शक्तिशाली विचार है। आज ये जगह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक इमारत महज ईंट पत्थर न रहकर एक नए राष्ट्र की पहचान बन सकती है।